जिसमें एक एक मोती को उन्होंने पिरोया है, संकलित किया है। श्री BN राव की मदद से उन्होंने उन मोतियों को तराशा और उस माला में पिरोया है। तो BN राव का उन्होंने धन्यवाद किया कि उनके इस कार्य में उन्होंने मदद की। संविधान बनाने में अन्य जो 6 साथी थे वो अपने अन्य कारणों के कारण उतना सहयोग नहीं दे पाए जो एक सचिव की हैसियत से श्री BN राव ने किया। तो BN राव का महत्वपूर्ण योगदान है उन मोतियों को खोजने में जो बाबा साहब ने खोजा और उन मोतियों को पिराया। दूसरा महान ग्रंथ है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्ध को उन्होंने पढ़ा, संकलित किया और उसको लिपिबद्ध किया। इस तरह से यदि हम भारत के संविधान में देखें तो ये चारों ही स्तंभ मिलते हैं, लेकिन 3 स्तंभ ही पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट को एक स्तंभ नहीं माना जाता जो धर्म के आधार पर, बोलने की आज़ादी के आधार पर मनुष्य को मिला है, भारत की जनता को मिला है, उसको एक स्तंभ के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। न्यायपालिका के 3 स्तंभ भी बताए जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मूल अधिकार को तो कहीं कंसीडर किया ही नहीं जाता, जनता को तो कहीं कंसीडर किया नहीं जाता कि वो एक अलग स्तंभ है। बाबा साहब जानते थे ऐसा होगा और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान की रचना करने के पश्चात, विश्व के महान विद्वान होने के पश्चात भी उन्होंने कुछ लोगों को गुरु मानकर उन पर जिम्मेदारी सौंपी। उनका काम था समाज को शिक्षित करना, जिसे नवबौद्धियान भी कहा जाता है। लेकिन नवबौद्धियान पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। समाज को जो शिक्षित करना था, शिक्षित करने का काम इन ब्राह्मणों ने नहीं किया। भारतीय संविधान में शिक्षकों को बाबा साहब ने कोई प्राविधान नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे अगर शिक्षा का अधिकार हमने इन ब्राह्मणों को दे दिया तो ये समान शिक्षा नहीं मिलने देंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कुछ भिक्षु जो ब्राह्मण समाज से आते थे